Hello 11th class political science students. Welcome back to our channel. As you all know, we have done two chapters till now. We have completed Constitution why and how. Along with that, we have also completed rights in Indian Constitution. So today, we are going to do NCERT solution for the first chapter, that is Constitution why and how. Let us start now. Question number 1. It is asking from you which of these is not a function of the constitution. आपको बताना है. देखो, I say whenever a question is given, whenever you are reading any question, read it carefully first and understand the demand of the question. What is the question asking from you? Right? So पूछा गया है कि कौन सा फंक्शन नहीं है. First option is it gives a guarantee of the rights to the citizen. We have studied it, rights in Indian Constitution, है ना? And there are some rights which are guaranteed by the Constitution, whom we call fundamental rights, right? So it gives us guarantee of the rights. So this thing about the Constitution is completely correct. Second, it marks how different spheres of power for different branches of the government. इसका मतलब क्या हुआ कि ये पावर को डिफरेंट ऑर्गन्स में, डिफरेंट ब्रांचेस में डिवाइड भी कर देता है. मतलब कौन से ऑर्गन की कितनी पावर्स होने वाली, इट इज ऑल्सो डिफाइनिंग दैट थिंग ऑल्सो. सो दिस थिंग इज ऑल्सो completely correct about the constitution. Third is it ensures that good people come to the power. अब ये इंश्योर करता है क्या कॉन्स्टिट्यूशन कि अच्छे लोग पावर में आएंगे? या फिर डी, इट गिव्स एक्सप्रेशन टू सम शेयर्ड वैल्यू. एक्सप्रेशन, इट इज ऑल्सो करेक्ट. डी ऑप्शन इज ऑल्सो करेक्ट, है ना? जो कॉन्स्टिट्यूशन के फंक्शन के बारे में करेक्ट है क्या कि इट गिव्स एक्सप्रेशन टू सम शेयर्ड वैल्यू. जो वैल्यूज हम सभी शेयर करते हैं, कुछ सिमिलर वैल्यूज होती है ना, उनकी एक्सप्रेशन, जो शेयर्ड वैल्यूज होती है उनकी एक्सप्रेशन एक्सप्रेस करता है. राइट? सो दिस थिंग अबाउट कॉन्स्टिट्यूशन इज ऑल्सो करेक्ट. So here the question is from you, which of these is not a function of the constitution? So C option, it says it ensures that good people come to the power. ये constitution ensure करता ही नहीं है ना? क्योंकि constitution क्या बताता है? हमारी कंट्री डेमोक्रेटिक होगी, हमारी कंट्री में ये इलेक्शन की ये प्रोसीजर होने वाली है, हमारी कंट्री में ऐसे इलेक्शंस होंगे, इतने इयर्स के बाद इलेक्शन होंगे, इतने टाइप के इलेक्शन होंगे. बट कॉन्स्टिट्यूशन ये मेंशन कभी नहीं करेगा, ये इंश्योर कभी नहीं करेगा दैट गुड पीपल कम टू द पावर. इट्स नॉट अ फंक्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बिकॉज हु विल कम इन द पावर, दैट इज डिसाइडेड बाय द पीपल ओनली. Got it? So it ensure that good people come to the power. That is incorrect. Hope it is clear to all of you, or it is the answer of this particular question. Second, which of the following is a good reason to conclude that authority of the constitution is higher than of the parliament? अब आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि इन ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन में आपको शो करता है कि कॉन्स्टिट्यूशन की अथॉरिटी हायर है, ज्यादा है इन कंपैरिजन ऑफ द पार्लियामेंट. सो फर्स्ट ऑप्शन इज द कॉन्स्टिट्यूशन वाज फ्रेम्ड बिफोर द पार्लियामेंट केम इनटू बीइंग. क्या ये आंसर शो करता है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन तब फ्रेम हो गया था जब हमारी पार्लियामेंट मतलब एग्जिस्टेंस में भी नहीं आई थी? Second, the constitution makers were more eminent leader than the member of the parliament. और जो कॉन्स्टिट्यूशन के मेंबर्स थे वो कहीं ना कहीं ज्यादा एमिनेंट थे, मतलब ज्यादा क्रेडिबल थे बजाय कि उनके जो मेंबर पार्लियामेंट में होते हैं. उसके बाद सी ऑप्शन इज द कॉन्स्टिट्यूशन स्पेसिफाइज हाउ पार्लियामेंट इज टू बी फॉर्म्ड एंड व्हाट आर इट्स पावर्स. या फिर कॉन्स्टिट्यूशन ये बताता है आपको कि पार्लियामेंट कैसे बनेगी और उसकी कौन कौन सी पावर्स होने वाली हैं. डी ऑप्शन इज द कॉन्स्टिट्यूशन कैन नॉट बी अमेंडेड बाय द पार्लियामेंट. या फिर कॉन्स्टिट्यूशन पार्लियामेंट अमेंड नहीं कर सकती. इसमें इट मीन्स उसमें कुछ चेंजेस नहीं कर सकती हमारी कंट्री की पार्लियामेंट. सो अब देखो, अंडरस्टैंड इट. फर्स्ट में आपको क्या बोला गया कि कॉन्स्टिट्यूशन ना पहले बन के रेडी हो गया था पार्लियामेंट के बनने से, तो इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशन की अथॉरिटी ज्यादा है. इट्स नॉट लॉजिकल, है ना? क्योंकि कोई चीज पहले बन गई इसका मतलब ये नहीं होगा कि उसकी अथॉरिटी ज्यादा हो जाएगी.
गॉट इट। सेकेंड, द कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स, ये आपको ये बता रहा है कि कॉन्स्टिट्यूशन लीडर्स जो मेकर्स थे वो ज्यादा एमिनेंट थे बजाय कि आज के हमारे पार्लियामेंट के लीडर्स के। तो कहीं ना कहीं ये क्या शो कर रहा है कि हमारे आज के मेंबर्स उतने एमिनेंट नहीं है। सो ऑल दो स्टेटमेंट इज ऑलमोस्ट करेक्ट, बट इवन देन वी कांट गो विद इट, वी कांट गो विद दिस ऑप्शन। अब सी ऑप्शन को स्टडी करो केयरफुली। द कॉन्स्टिट्यूशन स्पेसिफाइज हाउ पार्लियामेंट इज टू बी फॉर्म्ड एंड व्हाट आर इट्स पावर्स। वो कॉन्स्टिट्यूशन ही है जो आपको बताता है कि पार्लियामेंट वर्क कैसे करने वाली है, कैसे फॉर्म होनी है और क्या क्या उसकी पावर्स हैं। So we all know that the Parliament of Indian Constitution, it is also mentioned in the Constitution, and what are going to be its powers? All things are mentioned in the Constitution only, है ना। आर्टिकल 79 से अगर आप कंसीडर करते हो तो आर्टिकल 79 से शुरू हो जाता है हमारा पार्लियामेंट का डिस्क्रिप्शन। सो ओनली कॉन्स्टिट्यूशन स्पेसिफाइज कि हमारी पार्लियामेंट फॉर्म कैसे होगी और इसकी पावर्स कैसे हैं, राइट। और डी वाली बिल्कुल इनकरेक्ट है क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंड करने का काम ही होता है पार्लियामेंट का। और ऑप्शन में क्या बोला गया है कि कॉन्स्टिट्यूशन कैन नॉट बी अमेंडेड बाय द पार्लियामेंट। सो ये तो अपने आप ही गलत बात हो गई है। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर एज इट इज टेलिंग अस द करेक्ट इंफॉर्मेशन। It's saying that constitution specifies how parliament is to be formed and what are its powers. Hope the second question it's also clear to all of you. Now, third question is state whether the following statement about a constitution are true or false. अब आपको कुछ statements given है, उन statements के behalf पे आपको बताना है कि जो constitution है उसके constitution के बारे में वो statements हैं वो true है या false है। Okay, अब देखो Constitution are written documents about formation and power of the government. अब देखो इसमें क्या बोला गया है, Constitution are written document about formation and power of the government. अब देखो ये बोला गया कि Constitution ना written document ही होते हैं जो आपको बताते हैं पावर और फंक्शन के बारे में गवर्नमेंट। अब देखो ये वाली स्टेटमेंट इनकरेक्ट क्यों है, क्योंकि इसमें लिखा है कॉन्स्टिट्यूशन आर रिटन डॉक्यूमेंट्स। अब खाली रिटन नहीं होते कॉन्स्टिट्यूशन, ओरल कॉन्स्टिट्यूशन आर ऑल्सो देयर इन द वर्ल्ड दैट आर एग्जिस्टिंग, है ना। एग्जाम्पल इज इंग्लैंड जिसमें ओरल कॉन्स्टिट्यूशन वर्क करता है। सो इसमें बोला गया कि कॉन्स्टिट्यूशन आर रिटन डॉक्यूमेंट्स अबाउट फॉर्मेशन एंड पावर ऑफ द गवर्नमेंट। जो फॉर्मेशन, हालांकि ये बात बिल्कुल ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन में बताता है फॉर्मेशन पावर्स ऑफ द गवर्नमेंट, बट दीज आर ओनली रिटन डॉक्यूमेंट, दीज थिंग्स आर, this thing is incorrect क्योंकि this constitution can be oral also. Got it? After that, constitution exists and are required only in democratic country. देखो only वाले वर्ड जब भी होते हैं ना, keep in your mind that these are extreme statement and try to avoid all these kind of extreme statements. इसमें आपको यही बोला गया है कि कॉन्स्टिट्यूशन जरूरी है और एग्जिस्ट करते सिर्फ और सिर्फ डेमोक्रेटिक कंट्रीज में। सो दिस इज ऑल्सो नॉट करेक्ट, क्योंकि अगर मोनार्की फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है देयर ऑल्सो वी कैन सी दैट द कंट्री इज हैविंग कॉन्स्टिट्यूशन। एंड अगेन इंग्लैंड इज द एग्जाम्पल वेयर द कॉन्स्टिट्यूशनल हेड इज मोनार्क, but even then they are having a constitution, although they are having it in oral form, but yes they are having constitution. So it is mentioned that only in democratic, it is incorrect. Hope it is also clear to all of you. See, constitution is a legal document that does not deal with ideals and values. अब देखो इसमें भी क्या मेंशन हुआ है, does not deal. अब देखो डज नॉट मतलब नहीं डील करता है किसके साथ, आइडियल, जो हमारे आइडियल्स हैं सोसाइटी के, कुछ वैल्यूज हैं उनके साथ ये डील नहीं करता, हमारे गोल्स और वैल्यूज के साथ ये कहीं भी डील नहीं करता। सो इज इट ट्रू? दिस इज ऑल्सो फॉल्स, because when we were reading the explanation of the chapter, that time also this was the point, that what are the functions of the constitution, that it deals with the ideals and values of the society. So how can we say this can be correct? C option will also be, C statement is also false. Got it? After that D, a constitution gives its citizens a new identity. ये statement true है। अब देखो न्यू आइडेंटिटी कैसे,
although in every type of country there can be huge diversity, है ना, on any of the basis किसी भी कंट्री में डिफरेंट डिफरेंट टाइप पे डाइवर्सिटी हो सकती है, but after all those diversity differences, constitution provide them a separate identity in the form of the citizen of the country. सो उन सारे डिफरेंसेस को कहीं ना कहीं ओवरकम करके, टैकल करके एक न्यू आइडेंटिटी प्रोवाइड होती है, और दिस इज डन विद द हेल्प ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ओनली. दैट्स व्हाई वी कैन से दैट यस, कॉन्स्टिट्यूशन गिव इट्स सिटीजन अ न्यू आइडेंटिटी, जिसमें आपको क्या मिलती है, आपके न्यू टारगेट्स, न्यू गोल्स, एक नई पहचान आपको मिलती है. इट मीन्स दैट इट इज द थिंग इज करेक्ट, द कॉन्स्टिट्यूशन गिव इट्स सिटीजन अ न्यू आइडेंटिटी. गॉट इट? होप till third question everything is clear to all of you. Now question number 4, state whether the following inferences about the making of our Indian constitution are correct or incorrect. अब आपको कुछ statements given है, उनमें से भी आपको यही बताना है, and the statements are regarding the making of the Indian constitution, and you will have to tell if these things are correct or incorrect. Along with that, what is added in this question that you will have to answer also. If you are supporting the answer, then why are you supporting it? If you are criticizing, if you are not following it, then also you will have to explain the reason behind it. So let us start it. The Constituent Assembly did not represent the Indian people since it was not elected by all the citizens. फर्स्ट क्वेश्चन में आपसे यही पूछा गया कि जो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी वो पूरे के पूरे इंडियन पीपल को रिप्रेजेंट नहीं करती. Why? Reason behind it, that it was not directly elected by the citizens. Although this half statement is correct, that it was not elected by all citizens, but this half statement did not represent the Indian people. ये बात बिल्कुल गलत है. Because at the time of chapter reading also I told you कि जितने डाइवर्स ग्रुप से हम लोगों ने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स बनाए थे, शायद अगर हम इलेक्शन भी करते ना यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज यूएफ के बेसिस पे, तो भी शायद हम इतने सारे ग्रुप्स को इतने अच्छे तरीके से रिप्रेजेंटेशन नहीं दे पाते. गॉट इट? सो लेट अस अंडरस्टैंड इट्स एक्सप्लेनेशन. इट इज इनकरेक्ट टू से दैट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिड नॉट रिप्रेजेंट इंडियन पीपल. अब क्यों हम ऐसा बोल रहे हैं? क्योंकि although the member of constituent assembly were not elected by universal suffrage. Universal suffrage क्या होता है? I hope this term is clear to all of you, but I am explaining it again. Universal adult suffrage या फिर universal suffrage क्या होता है? जिसमें persons को voting right मिल जाता है on the basis of age only. There is no any other criteria. If you are of that particular age only, then you are able to get voting right. उसके अलावा कोई और क्राइटेरिया नहीं होता है. But there was a serious attempt to make the assembly a representative body. हालांकि इलेक्शंस नहीं हुए थे और जो मेंबर्स थे वो यूएएफ या फिर यूनिवर्सल सफरेज के बेसिस पे नहीं इलेक्ट हुए थे, बट इवन देन हमने क्या किया था, एक सीरियस अटेम्प्ट किया था. किस चीज के रिगार्डिंग अटेम्प्ट किया था? अपनी असेंबली को एक रिप्रेजेंटेटिव बॉडी बनाने का, ताकि उसमें हर एक ग्रुप का रिप्रेजेंटेशन आ जाए. गॉट इट? आफ्टर दैट constitution making did not involve any major decision since there was a general consensus among the leaders at the time about its basic framework. अब इसमें क्या बोला गया सेकंड स्टेटमेंट में कि जब कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग की प्रोसेस चल रही थी ना, देयर वाज नो एनी काइंड ऑफ मेजर डिसीजन. और कैसे डिसीजन ले लिए गए कि आप लोगों ने अपने आइडियाज रख दिए, दूसरे पर्सन ने अपने आइडियाज रख लिए, और फिर जनरल एक टाइप से डिस्कशन, एक मतलब डिस्कशन भी नहीं हुआ कि किसी चीज पे कॉमन आइडियाज लोगों के बन गए और उसके बाद हमने एक बेसिक फ्रेमवर्क बना दिया. तो क्या यही प्रोसेस थी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन बनने की? दिस इज ऑल्सो नॉट करेक्ट. क्यों? बिकॉज इन द चैप्टर वी हैव अंडरस्टूड कंप्लीटली द मेकिंग प्रोसेस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, and we have understood it properly, that constitution making process, that was not in that manner that there was no any discussion, but every single part, every single article, every single clause of Indian constitution, that was discussed very carefully. और उस डिस्कशन के बाद ही उसको अगर मेजोरिटी से पास हुआ, only then it was placed in the constitution.
इट मीन सिर्फ जनरल कंसेंसस के बेसिस पे हम लोगों ने कुछ भी चीज कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड नहीं की. Got it? So let us understand it. It is incorrect to say because objective the resolution containing principles were moved by Nehru in 1946, brought by the nationalist movement. अब देखो सबसे पहले क्या हमने चैप्टर में रीड किया था ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन. क्या होता है ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन? जब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग की प्रोसेस शुरू हुई 9 दिसंबर 1946 को, so 11 दिसंबर was the date on which पंडित जवाहरलाल नेहरू presented objective resolution. उसमें उन्होंने क्या बताया था दैट विच काइंड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन वी वांट टू फ्रेम. हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या चीजें मेनली इंक्लूड होने वाली हैं. ओके, आफ्टर दैट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कुड नॉट हैव फंक्शन विदाउट एनी बैकग्राउंड कंसेंसस ऑन मेन प्रिंसिपल्स. और क्या हुआ, इन्होंने ऐसा कोई वर्क किया ही नहीं कि विदाउट आपने जनरल कंसेंसस के प्रिंसिपल्स के कोई रूल आपने इंप्लीमेंट कर दिया, है ना. Our constitution does not have only rules and procedure but a moral commitment also to establish a government to fulfill the promises made to the people. इसके अलावा सिर्फ इसमें कुछ रूल्स रेगुलेशन प्रोसीजर नहीं है, बट इवन दैन इट इज हैविंग मॉरल कमिटमेंट ऑल्सो, राइट. एंड फॉर व्हाट? टू एस्टैब्लिश अ गवर्नमेंट which will be trying to fulfill the promises which are made to the people. Along with that, keep in your mind that every clause of Indian Constitution was discussed properly and debated properly. And after the debate, if that particular clause, if that particular article was accepted by all of the people, only then it was placed in Indian Constitution. Got it? After that third statement, there was little originality in the Constitution. For much of it was borrowed from other countries. अब देखो ये स्टेटमेंट देखने में आपको बिल्कुल ठीक ठाक सी लग रही है, क्योंकि हमने जब चैप्टर की एंडिंग की थी तो वी हैव स्टडीड ऑल दोज प्रोविजंस व्हिच वी हैव टेकन फ्रॉम अदर कंट्रीज, है ना. we have understood all those provisions which we have borrowed from the constitution of other countries, and we have understood that there are a lot of provisions which we have taken from the other countries, examples from other countries constitution. Let us understand its explanation. See statement, it is incorrect to say. ये भी incorrect क्यों है? देखो, though they borrowed a number of provisions from constitutions of the different countries, but it was not the based upon slavish imitation. हमने क्या किया, हमने बहुत सारी चीजें दूसरी कंट्री से बोरो कर ली. फॉर एग्जाम्पल, हमने पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ले ली ब्रिटेन से. हमने डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स कहीं ना कहीं कहां से ले लिए, आयरलैंड, आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से ले लिए, राइट. उसके अलावा हम लोगों ने क्या किया, हमने जर्मनी से इमरजेंसी प्रोविजन कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड कर दिए. बट नाउ थिंक अपॉन द रीजन, if we have borrowed anything from any other country, so have we tried to just imitate it, or we were having any kind of rational basis to accept it in our constitution? This same thing is explained in the first point, that yes, we can't deny from the fact that a lot of things we have taken from another country's constitution, a lot of countries' constitution, but even then it is not based upon slavish imitation. मतलब आपने एक स्लेव की तरह किसी भी चीज को इमिटेट, नकल कर ली उसकी, that is not with the Indian constitution, right? Each provision before it, it was included, well considered by the member of Constituent Assembly. हमने क्या चेक किया, हमने ये चेक किया कि हर एक जो आपने प्रोविजन ऐड करना है उसको सबसे पहले वेल कंसीडर किया, एग्जामिन किया. किन्होंने? द मेंबर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली. After that, long debates and discussion also took place to examine the suitability to the condition prevailing in India along with problems and aspirations of the people. Along with that, we did not only consider but we have debates and discussion over each and every provision. And after the debate and discussion, we have checked if these situation, if these provisions are suitable according to the situation of India, according to the condition of India, and if they were suiting our society aspirations, demands, our problems, only then we have introduced or we have included those provisions in Indian Constitution, right? It means ये चीजें इस फैक्ट से आप डिनाई नहीं करोगे that lot of things we have borrowed from
from the constitution of other countries, but we will not say that we have tried to slavish imitation. Hope fourth question is also completely clear to all of you. Now we are on the fifth question. Give two examples to each to support the following conclusion about Indian constitution. The constitution was made by credible leaders who commanded people respect. अब फर्स्ट में आपसे बोला गया कि जिन्होंने हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया ना वो काफी क्रेडिबल लीडर्स थे और लोगों के जिनमें लोगों का काफी रिस्पेक्ट भी था. So the members of the Constituent Assembly were elected by indirect election by the members of Provincial Legislative Assembly to be established in 1935. Assembly reflected each of the communities, provinces, princely states through an appropriate formula. Even 28 members belong to scheduled caste. अब देखो यही चीज यहाँ पे एक्सप्लेन हुई है कि लोगों का ट्रस्ट कैसे था, लोगों ने रिस्पेक्ट क्यों किया, क्योंकि हर एक ग्रुप को लग रहा था कि मेरा रिप्रेजेंटेशन है ना. एंड रीजन बिहाइंड इट देयर वाज रिप्रेजेंटेशन फ्रॉम एवरी ग्रुप. Even we have studied that there was untouchability in our country, but even then there were 28 members who were from scheduled caste. So what is this situation showing? This is showing that yes, Indian constitution was made by credible leaders and who commanded people's respect. Right? Second statement is the constitution has distributed power in such a way as to make it difficult to subvert it. कि कॉन्स्टिट्यूशन ने ना पावर्स को ऐसे डिस्ट्रीब्यूट किया कि इसको ना सबवर्ट करना, ओवरथ्रो करना बहुत डिफिकल्ट टास्क हो जाता है. अब देखो उसके बाद द फॉलोइंग टू फैक्ट्स कैन बी समड अप फॉर द सेम. आवर कॉन्स्टिट्यूशन हैज मेड इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट्स ऑफ गवर्नमेंट ऑन द बेसिस ऑफ चेक एंड बैलेंस अप्रोच. इफ वन ऑफ द इंस्टीट्यूशन गोज बियॉन्ड इट्स लिमिटेशन द अदर चेक्स इट. अब देखो चेक एंड बैलेंस. चेक एंड बैलेंस क्या होता है? एक ग्रुप दूसरे के ऊपर कंट्रोल करके रखता है. अब ये कैसे होता है? इन आवर कंट्री व्हाट इज हैपनिंग, लेजिस्लेचर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ लॉ. लेकिन अगर लॉ बना, अगर वो कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज के अगेंस्ट है तो जुडिशरी क्या करती है? उसको इनवैलिड डिक्लेयर कर देती है. राइट? और एग्जीक्यूटिव ने जो इंप्लीमेंट किया लॉ, अगर वो कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज के अगेंस्ट है तो जुडिशरी उसको क्या करेगी? इनवैलिड डिक्लेयर करेगी. एग्जीक्यूटिव अगर प्रॉपरली वर्क नहीं कर रही है तो लेजिस्लेचर उसको उसकी अथॉरिटी से रिमूव कर देगी विद द हेल्प ऑफ नो कॉन्फिडेंस मोशन. गॉट इट? उसके अलावा क्या है? उसके अलावा जुडिशरी को भी हमारी लेजिस्लेचर रिमूव कर सकती है विद द हेल्प ऑफ इम्पीचमेंट प्रोसेस. सो एवरी ऑर्गन इज हैविंग इंडिपेंडेंस इन इट्स ओन एरिया, but even then there is control over each and every organ, and this system is known as check and balance. Got it? After that, the procedure for amendments is well elaborated for different articles of the constitution. इसके अलावा जो हमारी amendment की process है उसको भी बड़े अच्छे तरीके से elaborate किया गया है हमारे constitution के different articles में. So we can say that yes, the situation is this in Indian constitution, that powers are distributed in that manner that it's not easy to subvert it. After that, see, the constitution is the locus of the people's hopes and aspiration. अब लोगों की एस्पिरेशन और होप्स को शो करता है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन. अब देखो, the following factors are responsible for the same because the constitution has provided some fundamental rights along with protected provisions. उसके बाद typed it, judiciary has powers to protect them. उसके बाद क्या है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट्स हैं and there is provision of judiciary also. With the help of judiciary we are having those kind of provisions that are all these rights are protected. Along with that, the Constitution of India has incorporated some directive principles also, है ना? हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स भी हैं. Although these directive principles are not justiciable but a moral duty on the government. हालांकि हमने पढ़ा था ना चैप्टर में कि जस्टिसेबल नहीं है. You can't go to judiciary if government is not implementing them. But even then, these are putting moral force on the government. Got it? The government has also given some effects to these in the form of fixed minimum wages, formation of Panchayati Raj institution, employment guarantee scheme, midday meal scheme, etc. to be the hopes and aspiration of the people. मतलब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लोगों की होप्स और एस्पिरेशन के अकॉर्डिंग भी वर्क करता है. We are able to see these examples क्योंकि जब हमने समझा लोगों की एस्पिरेशंस को, आइडियल्स को, that's why we have introduced these kind of
systems, and this is just because of the provision of directive principles of state policy in the constitution, right? इसलिए हम बोल सकते हैं कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डायरेक्टली डील करता है विद द होप एंड लॉकस ऑफ द पीपल, locus of the citizens of the country. Hope till fifth question everything is completely clear to all of you. Rest of the questions we will do in next video. Till then, keep learning, stay connected. Thank you. Thanks a lot.